कभी सोचा है कि दुनिया के सारे देश अपने तमाम झगड़ों और मतभेदों के बावजूद आखिर एक मेज पर बैठकर बात कैसे करते हैं? तो आज हम उसी सबसे बड़ी मेज की बात करने वाले हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र की, जो दुनिया का सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी संगठन है। और इस पूरी कहानी का सार शायद शशि थरूर के इस एक वाक्य में छिपा है, जो खुद संयुक्त राष्ट्र में एक बड़े पद पर रह चुके हैं। वो कहते हैं कि जंग के मैदान में मिलने से तो 1000 गुना बेहतर है कि बातचीत की मेज पर मिला जाए। यही यूएन का मूल मंत्र है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हमें इस तरह के किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? ये सवाल सुनने में भले ही आसान लगे, पर इसका जवाब आज की दुनिया की सच्चाई बताता है। ये बताता है कि हम सब एक दूसरे से कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं। देखिए, बात सीधी सी है। कुछ मुसीबतें किसी देश का पासपोर्ट या वीजा देकर नहीं आती। जरा कोविड-19 महामारी के बारे में सोचिए। क्या कोई एक देश अकेले उससे निपट सकता था? बिल्कुल नहीं। क्लाइमेट चेंज हो, आतंकवाद हो या फिर परमाणु हथियारों का खतरा, ये ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे लड़ने के लिए पूरी दुनिया को साथ आना ही पड़ता है। कोई और रास्ता है ही नहीं। अब यूएन को देखने के दो बड़े मजेदार नजरिए हैं। एक तरफ हैं डैग हैमरशोल्ड, जो कहते हैं कि भाई यूएन का काम दुनिया को स्वर्ग बनाना नहीं है, बस उसे नर्क बनने से बचाना है। ये एक यथार्थवादी यानी कि एक रियलिस्टिक अप्रोच है। वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर जैसे लोग हैं जो इसे उम्मीद की जगह मानते हैं, एक ऐसा मंच जहां बातचीत से हर मसला हल हो सकता है। सच शायद इन दोनों के कहीं बीच में है। तो चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस संगठन की नींव किन हालात में और कैसे रखी गई थी। संयुक्त राष्ट्र का जन्म दूसरे विश्व युद्ध की भयानक तबाही की राख से हुआ था। इसका एक ही मकसद था, दुनिया को एक और महायुद्ध की आग से बचाना, क्योंकि इससे पहले बनाया गया लीग ऑफ नेशंस नाम का संगठन ये काम करने में बुरी तरह फेल हो चुका था। और जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है, ये सब कुछ एक रात में नहीं हुआ। इसकी कहानी 1941 में अटलांटिक चार्टर से शुरू हुई, फिर सालों तक बैठकें और बातचीत चलती रहीं, और आखिरकार 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर काम करना शुरू किया। ठीक है, तो इतिहास और आदर्शों की बात हो गई। अब आते हैं असली मुद्दे पर, पावर और पॉलिटिक्स, क्योंकि यूएन असल में इसी से चलता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र का असली पावर सेंटर है इसकी सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद, और इस परिषद के असली बॉस हैं 5 स्थायी सदस्य, जिन्हें P5 भी कहा जाता है। दुनिया में शांति और सुरक्षा से जुड़े लगभग सारे बड़े फैसले यहीं लिए जाते हैं। और जब बात पावर की हो तो पैसे की बात कैसे ना हो। ये डोनट चार्ट देखिए, अमेरिका अकेले ही यूएन के कुल बजट का 22% हिस्सा देता है। जाहिर है, जो जितना पैसा देता है संगठन में उसका उतना ही ज्यादा प्रभाव होता है। इन P5 देशों के पास एक ऐसी सुपर पावर है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है, और वो है वीटो पावर। इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर कोई प्रस्ताव आया और बाकी 192 देश उसके पक्ष में हैं, लेकिन इन 5 में से किसी एक ने भी ना कह दिया, तो वो प्रस्ताव वहीं खत्म। और हाँ, ये कोई कागजी शेर नहीं है, इसका इस्तेमाल भी जमकर हुआ है। जरा इस बार चार्ट पर नजर डालिए। कोल्ड वॉर के दौर में सोवियत संघ यानी आज के रूस ने इसे 135 बार इस्तेमाल किया। हाल के सालों में अमेरिका ने भी इसका खूब इस्तेमाल किया है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि कैसे वीटो का इस्तेमाल करके ग्लोबल पॉलिटिक्स को मोड़ा जाता है। अब जब पावर का संतुलन इतना बिगड़ा हुआ है, तो जाहिर है कि दुनिया भर से आवाजें उठेंगी, आवाजें संयुक्त राष्ट्र में सुधार की, ताकि ये आज की दुनिया की हकीकत को दिखा सके। देखिए, 1945 की दुनिया और आज की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। तब जो देश जीते थे वो आज भी सबसे ताकतवर कुर्सियों पर बैठे हैं, लेकिन अब भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान जैसी नई आर्थिक ताकतें खड़ी हो चुकी हैं। ऐसे में ये पुराना ढांचा अब काफी आउटडेटेड लगता है। तो सवाल ये है कि अगर सुरक्षा परिषद में नए परमानेंट सदस्य शामिल करने हैं तो उनमें क्या खासियतें होनी चाहिए। यहाँ कुछ पैमाने दिए गए हैं, जैसे कि देश बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत हो, यूएन के बजट में अच्छा खासा योगदान देता हो और साथ ही लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान भी करता हो। और जब इन सभी पैमानों पर नजर डालते हैं तो भारत एक बहुत मजबूत दावेदार के तौर पर उभरता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी आबादी,
तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और यूएन की शांति अभियानों में हमेशा से सबसे आगे रहने वाला देश। पर यह रास्ता फूलों का नहीं है, इसमें कई रोड़े हैं। एक तरफ क्षेत्रीय राजनीति आड़े आती है, जैसे पाकिस्तान का विरोध, तो दूसरी तरफ ब्राजील, जर्मनी और जापान जैसे दूसरे ताकतवर देश भी लाइन में लगे हैं। ऐसे में किसी एक नाम पर सबकी सहमति बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये सारी बातें हमें इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर ले आती हैं। आज की इस एक ध्रुवीय दुनिया में, जहां एक ही सुपर पावर का दबदबा है, वहां यूएन की क्या भूमिका बचती है? इसे अगर और साफ शब्दों में कहें तो क्या संयुक्त राष्ट्र वाकई अमेरिकी ताकत पर कोई लगाम लगा सकता है, या ये सिर्फ एक ऐसा मंच बनकर रह गया है जो उसी के इशारों पर चलता है? देखिए, ये रिश्ता एक तरफा नहीं है। जैसा कि बाईं तरफ दिख रहा है, अमेरिका का यूएन पर जबरदस्त प्रभाव है, पैसे से लेकर वीटो पावर तक। लेकिन दाईं तरफ भी देखिए, यूएन ही वो इकलौती जगह है जहां बाकी दुनिया अमेरिकी नीतियों की खुलकर आलोचना कर सकती है और वैश्विक मुद्दों पर अपनी आवाज उठा सकती है। तो आखिरी फैसला क्या है? क्या संयुक्त राष्ट्र अब बस इतिहास का एक पन्ना बनकर रह गया है जो बड़ी ताकतों की राजनीति में फंसकर रह गया है, या फिर ये आज भी भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद है, वो जगह जहां बातचीत हमेशा जंग पर भारी पड़ेगी? इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है, अपनी तमाम कमियों और खामियों के बावजूद अगर संयुक्त राष्ट्र न होता तो ये दुनिया कहीं ज्यादा खतरनाक और बिखरी हुई जगह होती। ये शायद एक परफेक्ट टूल नहीं है, लेकिन फिलहाल हमारे पास यही सबसे अच्छा टूल है। असली सवाल ये नहीं है कि यूएन अच्छा है या बुरा, असली सवाल ये है कि हम सब मिलकर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं।